चलो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डालेंगे हेडिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या होते हैं एटम और क्या होते हैं मॉलिक्यूल। वैसे इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालो आप, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशंस के क्या लॉज होते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं किसी भी पार्टिकल सब्सटेंसेस के बीच में, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके क्या लॉ होते हैं। सही है ना, पहले हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले लिखेंगे द केमिकल रिएक्शंस take place the chemical reactions take place according to certain laws. These laws are called laws of chemical combination. These laws are called laws of chemical combination. आगे लिखेंगे laws of chemical combination divided in following types. देखो क्या है इसका मतलब, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो वो कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। सही है, और उन्हीं लॉज को बोलते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये मेनली दो लॉ होते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो लॉज को फॉलो करती है। अब उन्हीं लॉज को पढ़ेंगे क्या होते हैं वो। ठीक है, तो पहला लॉ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ, है ना, फर्स्ट, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले लिखेंगे फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, लिखेंगे दिस लॉ इज गिवन बाय this law is given by लेवियोसर। ये साइंटिस्ट का नाम है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equals to total mass of product. लिख लिया भाई सबने? अब समझते हैं इसको। भैया अब देखो, अब समझते हैं। सबसे पहला क्या लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है इसमें? इसमें क्या बताया गया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है टोटल, उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। अब क्या होते हैं रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट, पहले तो ये देखते हैं। देखो, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जिन जिन की रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने पर जो हमको मिला वो मिला प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट। तो बोला गया है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, वो बराबर होता है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है। ठीक है, मास क्या होता है? देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन के नीचे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके ऊपर लिखा होता है इसका मास। तो कार्बन का मास कितना है? 12। ठीक, चलो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस लॉ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में लिख लेना चाहें वो लैंग्वेज, इट स्टेट दैट energy is conserved या मास इज कंजर्व्ड, है ना। इस स्टेट दैट मास इज कंजर्व्ड। कहने का मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही है, सेकेंड लॉ ये भी हो। अब कैसे होगा देखो, इसको कैसे करते हैं। देखो, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी, लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, चलो इसी इक्वेशन की बात करते हैं, या फिर छोड़ो, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। सही है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक मासेस की। एटॉमिक मास कितना होता है? तो अगर हम देखें, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24। ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इनका एटॉमिक मास हो जाएगा 2 × 16 मतलब 32। तो 2 × 16 मतलब ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32।
इधर MgO बनता है, तो MgO का मास कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का 24 और एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना हो गया 40। लेकिन अगर हम बात करें इधर रिएक्टेंट्स, ये तो हैं प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 24 प्लस 32, इसका मतलब 56। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो इनका मास है, जो मास रिएक्टेंट का होना चाहिए, वो मास प्रोडक्ट का नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को हम बोल देंगे गलत। इसीलिए हम करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। कैसे करेंगे देखो, दूसरे पेज पे समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो, C प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। कार्बन कार्बन का मास होता है 12, सही है। ऑक्सीजन का एक का होता है 8, सॉरी एक का होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो टोटल रिएक्टेंट की बात करें तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 12 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा ये 44, सही है। अगर बात करें हम प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन, एक कार्बन का मास 12 और दो ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, तो कितना हो गया 12 प्लस 32, तो ये भी कितना हो गया 44। कहने का मतलब ये रिएक्शन एकदम सही है, सही है। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो सेम होता है, सही है। अगर यही रिएक्शन जो हमने पीछे लिखी थी Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, अगर इसी को हम बैलेंस करके लिखें Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा, ठीक। अब इसका मास सही हो जाएगा, तो समझ में आया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। वैसे तो ये चलो 10th क्लास का टॉपिक है, बाद में समझेंगे डिटेल में। हमें तो पहले पहला लॉ ध्यान रखना है। पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये समझ में आया, बताओ भी जरा, जल्दी बताओ। आगे भैया। अब अगला लॉ पढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ओके। लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले लिखेंगे दिस लॉ इज गिवन बाय, दिस लॉ इज गिवन बाय J.L. Proust। ये लॉ किसने दिया, J.L. Proust ने। अब लिखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज chemical compound always contains CAINS contains same element
and their proportion by mass. Is always def, definite या फिर is always defined and constant. एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर इज ऑलवेज 1:8. irrespective of ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं क्या है ये। लिख लिया भाई? लिख लिया भैया। देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड होता है ना, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। जैसे अगर बात करें कि अपने पास वाटर है, H2O लिखेंगे, है ना, H2O, ठीक। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं 2 और ऑक्सीजन का एलिमेंट है 1, ठीक है। तो अगर हम इनके मासेस देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 इंटू 1, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लो। तो 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इनका अगर रेशियो निकालें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 2 और ऑक्सीजन का है 16, रेशियो निकालेंगे तो 2 से 16 8 टाइम्स कटेगा, तो 1:8। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा हमेशा मास का, सही है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमें वाटर बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन के ले लो और 2 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के ले लो, ये वाटर नहीं है, सही है, ये वाटर नहीं है, ये है वाटर। तो कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड जो होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, सही है। मान लो H2O, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब तो ये बन गया वाटर, है ना, ये बन गया वाटर। लेकिन अगर हम इनकी प्रोपोर्शन को चेंज कर देंगे, ऑक्सीजन के भी 2 ही मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे, तो अब ये वाटर नहीं रहा, अब ये एक दूसरा कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सही है। तो
ध्यान रखना कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, सही है। अपनी मर्जी से हम नहीं लिख सकते, ठीक, समझ में आया। तो ये दो बेसिक सी डेफिनेशन थी। सबसे पहली डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई रिएक्शन हुई और मास कहीं और चला गया है ना, मास भी वहीं रहेगा, जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का, ठीक। दूसरा, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, सही है। ये दूसरा लॉ था। चलो अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। ये दो डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले लिखेंगे फिर मैं बताऊंगा इसको फुल डिटेल में क्या होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, है ना, इन्होंने अपनी एक एटम के ऊपर थ्योरी लिखी, उसको हम पढ़ेंगे, सही है। ये क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, ए थ्योरेटिकल प्रूफ theoretical proof for the validity of different law of chemical combination was given by जॉन डाल्टन। अब इन्होंने क्या बताया एटम के बारे में, ये पॉइंट्स में हम लिखेंगे। सबसे पहले ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पहले तो उन्होंने ये बताया। आगे, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड एटम्स आर इनविजिबल। आगे, थर्ड, atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction.
फोर्थ, atom of the same element are same in mass, shape and size. And chemical properties. Fifth, atom of different particles या atom of different elements are different in mass, shape and chemical properties. इतना लिख लिया भाई सबने? लिख लिया भैया। अभी ना लिखा भैया। लिखो, जल्दी लिखो, बस 2 पॉइंट और हैं, फिर समझाता हूँ इसको। स्कूल में नोट्स बनवाए जा रहे हैं? नहीं, कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? यही चल यही चल रहा भैया। तो ये तो लिखवा ऐसे रहे होंगे बनवा रहे सर। हल्के फुल्के। हल्के हल्के बना रहे हो। अच्छा, क्यों ये सब नहीं लिखवाया क्या उन्होंने? भैया सॉल्यूशन और कोलाइडल अलग हो मैं ना। हाँ, भैया सन लिखवा मैं हेडिंग में कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, सही है। कौन से सर पढ़ा रहे हैं? राजीव राणा सर। राजीव राणा सर। राजीव राणा सर। अच्छा, हो गया चलो भैया। लिख, हो गया। चलो 6 पॉइंट लिखते हैं। सिक्स, atom of the same or different element combine to form molecule. The number of the number and kind of the number and kind of atoms in a given compound is fixed.
तो 7th पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can take part in chemical reaction. सही है भाई, लिख लिए सबने? लिख लिए भैया। चलो अब समझते हैं बारी बारी से। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? उन्होंने एटम्स के बारे में जो जो बताया, डाल्टन एक साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में बताया, बारी बारी से हमने पॉइंट्सों में लिखा है ना। अब पढ़ते हैं क्या बताया उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर होता है ना, मैटर हमने पढ़ा था मैटर फिजिक्स में। मैटर जो होता है, मैटर तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने। मैटर जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। सही है। एटम्स को हम और तोड़ नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। दूसरे पॉइंट में यही बोला कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को हम और नहीं तोड़ सकते, और एटम्स को हम देख भी नहीं सकते। सही है। एटम्स को ना तो फर्दर और तोड़ा जा सकता है छोटे पार्ट्स में, और ना ही वो उनको हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। कहने का मतलब, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें C+O2 और बन रहा है CO2, तो इसमें हम ऐसे नहीं हो सकता कि अपनी तरफ से किसी भी एलिमेंट को गायब, किसी भी एटम को गायब कर दें। जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते C+O2 इक्वल्स टू CO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन के कितने एटम्स हैं? कार्बन के यहाँ पे एक एटम है ना। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2। तो टोटल कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इधर हमें कितने एटम मिल रहे हैं? एक एटम तो कार्बन का मिल रहा है और 3 एटम ऑक्सीजन के मिल रहे हैं। तो टोटल कितने एटम हो गए? 4। तो यहाँ तो एक नया एटम क्रिएट हो गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट, जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के, है ना। अभी तक जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं अपने पास, वो टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो हमें नॉन है, जिनको हम जानते हैं। सही है। जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो सेम होते हैं किस चीज़ में? उनकी शेप भी सेम होती है, उनका साइज भी सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। ठीक, मान लो अगर एक हमारे पास सोडियम का एटम है, अपने पास एक एटम है किसका? सोडियम का। तो सोडियम के अंदर, सोडियम के हमारे पास जितने भी एटम्स होंगे, मान लो जितने भी एटम्स होंगे, तो वो सारे के सारे एटम्स किसकी प्रॉपर्टीज़ रखेंगे? सोडियम की प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, जो प्रॉपर्टी सोडियम की होती है। सही है। सारे एलिमेंट, शेप भी उनकी सबकी सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट की अलग अलग शेप हो जाए, अलग अलग साइज हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होगा। किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। सही है। इसी से अगला, इसका अपोजिट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप में, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब दो अगर एटम मिल जाएं,
दो एटम अगर एक साथ मिल जाएं तो दो एटम एक साथ मिलके बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल। सही है, दो एटम एक साथ मिलके बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल। अब ध्यान होना चाहिए कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है, सही है, तो वो एक कंपाउंड ही कहलाता है बेसिकली। और जब कोई कंपाउंड बनता है तो हमें पता है कि उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहने चाहिए वो फिक्स्ड अमाउंट में रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो अगर सेम टाइप के एटम ही मिल गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल गए आपस में, तो ये बनाएंगे O2 और इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सही है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे वाटर, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी कि दो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग टाइप के भी एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगला एटम जो है, पहला पॉइंट में भी हमने यही पढ़ा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर की सबसे छोटी से छोटी यूनिट एटम कहलाती है, और केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल हिस्सा लेता है वही होता है एटम। सही है, ये बात समझ में आई? अब देखो एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं। एलिमेंट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। टोटल कितने एलिमेंट्स हमको पता है? अभी 118 एलिमेंट्स हमको पता है। सही है। अब एलिमेंट्स को लिखने की एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सिंबल। तो सिंबल क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। पहले लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंबल आर यूज्ड symbol are used to represent element. In a short way, in a short way, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, सिंबल represents one atom of the element। ये बात ध्यान रखना, जो सिंबल होता है वो कितने एटम को रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के? केवल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। सही है। जैसे अगर मैंने ये सिंबल बनाया H फॉर हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बोला H2, तो इसका मतलब है टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सही है। चलो, अब हमको कुछ सिंबल्स याद रखने हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, सही है, सिंबल्स की, जो हमें याद रखने हैं।
इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, तो देखने एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक नंबर। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और ये इसी तरह से याद करने हैं जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, या फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, अब देखो इनके लिए जो सिंबल्स होते हैं वो क्या क्या सिंबल होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए सिंबल क्या क्या। हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है H, सही है, और इसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम के लिए सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर होता है 2। क्या मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम के लिए सिंबल होता है Li, I स्मॉल होता है, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर होता है इसका 3। बेरिलियम के लिए सिंबल होता है B स्मॉल e, Be, एटॉमिक नंबर होता है 4। फिर आता है बोरोन, बोरोन के लिए सिंबल होता है B, एटॉमिक नंबर होता है 5। कार्बन के लिए C, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन के लिए N, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन के लिए O, एटॉमिक नंबर 8। क्लोरीन के लिए F, एटॉमिक नंबर 9। नियोन के लिए Ne, है नियोन, एटॉमिक नंबर 10। सोडियम के लिए Na, सोडियम ध्यान रखना Na, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम के लिए Mg, एटॉमिक नंबर 12। सिलिकॉन के लिए Si, एटॉमिक नंबर 13। बना ली टेबल। भैया एटॉमिक नंबर क्या होता? अभी आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगला टॉपिक ही है अपना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। लिख लिया इतना। लिख लिया भैया। लिख लिया भैया। चलो फिर इतना लिख लिया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल लिख पाऊंगा, इतना याद कर लेना ज़रूर।